हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टुडे वी स्टार्ट चाइना पार्ट 5। ओके, तो हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपीय यूनियन, आसियान, सार्क और ब्रिक्स को देखा। अब हम देखते हैं कि कंट्री वाइज कौन कौन सी कंट्री जो अमेरिका को टक्कर दे सकती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन। यस, चाइना इज बीइंग कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट अल्टरनेटिव सेंटर इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द यूरोपियन यूनियन एंड आसियान सार्क ब्रिक्स। चाइना को देखा जा सकता है एक लार्जेस्ट अल्टरनेटिव सेंटर के तौर पे आज के वर्ल्ड में, कि हाँ वो भी एक पावरफुल कंट्री है और वो टक्कर दे सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिंस 1978 के बाद से हमें ये लगने लग जाता है कि हाँ चाइना जो है वो एकदम पावरफुल कंट्री है और हाँ वो कहीं ना कहीं अमेरिका को क्या, किसी भी पावरफुल कंट्री को टक्कर दे सकती है इकोनॉमी वाइज, क्योंकि जो इकोनॉमी वाइज वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है 1978 के बाद। मैं आपको ये बताऊंगी कि 1978 से पहले चाइना की स्टोरी क्या थी। क्या तब हम ये सोच सकते थे कि जो चाइना है वो अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री को टक्कर दे सकती है? ये चीज़ आगे आपको पता चलेगी। सो इट इज़ बीइंग एक्सप्रेस दैट बाय 2040 इट विल फुलफिल इट्स ड्रीम ऑफ बिकमिंग द लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेंटर इन द वर्ल्ड। कि जो चाइना है उसका एक विज़न है, जैसे हमने आसियान विजन 2020 में पढ़ा था, उसका भी कुछ ऐसे ही विजन था कि वो पूरे वर्ल्ड में अपना ट्रेड को फैलाएगी इस तरीके से, राइट। तो ये तो आसियान विजन 2020 है। तो बट चाइना का भी एक विज़न है, एक तरीके से माना जाता है कि 2040 तक वो एक ऐसी पावर बन जाएगी जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी वाइज सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेंटर इन द वर्ल्ड बन चुकी होगी। मतलब सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी किस कंट्री की होगी? चाइना की होगी। ओके, देयर आर मैनी पॉजिटिव थिंग इन इट्स फेवर सच इज लार्ज लैंड एरिया। जैसे आपको पता ही है चाइना के पास बहुत अच्छा जोग्राफिकल एरिया वाइज वो काफ़ी लार्ज है, लार्ज पॉपुलेशन है, रीजन इन्फ्लुएंस है, एक्सेट्रा। तो आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं ओल्ड स्टोरी ऑफ चाइना। ठीक है, ओल्ड स्टोरी ऑफ चाइना में हम 1949 से 1970 की बात करेंगे। अगर मैं एक बात बताऊं तो उस टाइम पे जो चाइना है, तो चाइना उस टाइम पे कम्युनिस्ट रूल अपना रखा था। कम्युनिस्ट रूल आपको आई थिंक नहीं पता होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। जैसे कि जहाँ पे पूरा कंट्रोल किसी गवर्नमेंट के हाथ में होता है वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल होता है। वहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, ओनली पब्लिक सेक्टर होता है। जितना भी काम होता है, जितना भी सारी चीज़ें बेसिक नीड फुलफिल करवानी होती है सिटीजन्स की, वो सब गवर्नमेंट के थ्रू फुलफिल करा दी जाती है। तो ऐसा ही रूल चाइना ने अपना रखा था 1949 के टाइम पे, जब चीनी क्रांति हुई थी माओ के सेंस में। जब माओ थे उस टाइम पे तो ये वाली क्रांति हुई थी, तब से उन्होंने कम्युनिस्ट को अपना लिया था। ओके, सो एक बात और है कि जो चाइना है आज के टाइम पे, तो आप उस कंट्री को जानते हो, बट एक टाइम ऐसा टाइम था जब चाइना एज अ कंट्री कोई नहीं जानता था, कोई से वैल्यू ही नहीं देता था। और सबसे फर्स्ट कंट्री ने जिसे चाइना को एज अ कंट्री कंसाइडर किया था वो इंडिया थी। आज जो चाइना है ना वो कहीं ना कहीं इंडिया की वजह से है, क्योंकि एक टाइम पे तो लोग उसे मानते ही नहीं थे वो एज अ कंट्री डेवलप भी हो सकती है। बट यस, आज के टाइम पे हम देख सकते हैं चाइना बहुत ही पावरफुल कंट्री है। ओके, स्टार्ट करते हैं ओल्ड स्टोरी ऑफ चाइना। सो कम्युनिस्ट रूल वाज एस्टैब्लिश इन चाइना बाय द 1949 रेवोल्यूशन। 1949 रेवोल्यूशन हुई थी, जैसे रूसी क्रांति हुई थी रशियन में, रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो 1917 में हुआ था, तो वहाँ पे कम्युनिज्म आया था, राइट। तो उसी तरीके से 1949 में जब चाइना रेवोल्यूशन हुआ, तब उसके बाद कौन सी वहाँ पे इकोनॉमी अपनाई गई? तो वो कम्युनिस्ट थी। ओके, कम्युनिस्ट चाइना हैड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल आइसोलेशन। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट कर लिया था कि वो किसी कंट्री के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगी। जितना भी ट्रेड होगा, जितने भी प्रोडक्ट बनाई जाएगी, वो सब अपनी कंट्री के अंदर बनाएगी। जैसे रशियन रेवोल्यूशन में रशिया की जो कंट्री है, एक टाइम पे सोवियत यूनियन में पिन से लेके कार तक का उत्पादन होता था उसी कंट्री के अंदर, वो किसी दूसरी कंट्री से कोई ट्रेड नहीं करती थी। सेम इसी तरीके से चाइना में भी पॉलिटिकल आइसोलेशन की नीति अपनाई थी, और वो पूरी तरीके से जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्री थी उन सबसे उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया था कि नहीं, हम बिल्कुल भी कैपिटलिस्ट कंट्री का सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब एक आइसोलेशन, एक अलग ही कर लिया था अपने आप को, न्यूट्रल कर लिया था, अलग कर लिया था। फॉर सम टाइम इट रिसीव्ड एड फ्रॉम सोवियत रशिया, और कुछ टाइम तक तो उसे सोवियत, जो आज के टाइम पे रशिया है, सोवियत यूनियन, जो आप 1949 1945 टू 1991 में कंसाइडर करते हो, सोवियत रशिया, राइट। उसने काफ़ी टाइम तक उसे एड भी प्रोवाइड की थी। एड मतलब फाइनेंशियल हेल्प, कुछ भी हेल्प प्रोवाइड करना। इम्प्रूव इट्स बैकवर्ड इकोनॉमी एंड टू डेवलप, जब वो बैकवर्ड थी इकोनॉमी वाइज, बहुत ही पिछड़ी हुई पिछड़ा हुआ देश माना जाता था 1949 के टाइम पे, तब रशिया ने उसकी हेल्प करी थी। ओके, इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट डिड नॉट कीप एनी क्लोजनेस विथ इट। यस, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, बट वो किसी और कंट्री के साथ क्लोज नहीं हो रही थी। वो अपनी कंट्री के अंदर ही अपने रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट थी और उसी के साथ डेवलप कर रही थी। जैसे रशिया में होता था पिन से लेके कार तक का उत्पादन वो अपनी कंट्री के अंदर करती थी, सेम
चाइना भी यही कर रही थी, वो किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई व्यापार नहीं करती थी। नेक्स्ट चलते हैं, चाइना इकोनॉमी राइज। ये तो उसकी ओल्ड स्टोरी थी। अब हम पढ़ेंगे चाइना की इकोनॉमी राइज, मतलब वो चाइना कैसे आगे बढ़ती है और आज हम कैसे चाइना को इतना जानते हैं कि वो एक पावरफुल कंट्री के तौर पर और वो किसी भी पावरफुल कंट्री को टक्कर दे सकती है। सो एट प्रेजेंट चाइना इज अ डेवलप्ड एज इट एज बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। उसकी जो आज के टाइम पे वो डेवलपमेंट कर चुकी है, वो इसका सिर्फ मेन रीज़न यही था क्योंकि 1970 के बाद उसने ऐसी ऐसी न्यू न्यू पॉलिसी को अपनाया, लाइक कैपिटलिज्म से रिलेटेड, तो उसकी डेवलपमेंट बढ़ती ही चली गई और आज के टाइम पे आप देख सकते हो चाइना एक इकोनॉमी वाइज कितनी ग्रोथ, कितनी डेवलप कंट्री है। यस, चाइना वॉज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रेड इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में वो किसी ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करती थी अदर कंट्री के साथ। वो इंडिया सॉरी अपनी कंट्री के अंदर ही सारा जितना भी उसका ट्रेड होता था, जितना भी उसका उत्पादन प्रोडक्शन, सब कुछ वो अपनी कंट्री के अंदर करती थी। राइट, चाइना अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपन डोर एंड स्टार्टेड जॉइनिंग वर्ल्ड ट्रेड। स्टार्टिंग में तो एक टाइम ऐसा भी था जब चाइना के पास विदेशी मुद्रा जो फॉरेन करेंसी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो किसी कंट्री के साथ व्यापार ही नहीं करती थी। लेकिन बाद में उसने 1978 में एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम है ओपन डोर पॉलिसी, इसे आप हिंदी में बोलते हैं मुक्त द्वार की नीति, कि अब चाइना ने अपनी कंट्री को ओपन कर दिया है कि कोई भी कंट्री उसमें आकर उस कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सकती है और चाइना भी किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। इस तरीके से उसने अपने आप को ओपन कर दिया था। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसकी ओल्ड स्टोरी में कि उसने आइसोलेट कर लिया था पूरी वर्ल्ड से अपने आप को और अलग से अपनी कंट्री के अंदर सारी चीज़ें कर रही थी। बट अब क्या है, पूरी तरीके से चेंज कर दिया उसने ओपन डोर की पॉलिसी अपनाकर एंड स्टार्टेड जॉइनिंग वर्ल्ड ट्रेड। अब वो वर्ल्ड ट्रेड को भी ज्वाइन करती थी। ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्टेड बाय डेंग सियाओपोंग। ये चाइना के एक लीडर है, उनका नाम है डेंग सियाओपोंग, उनका नाम है, उनकी वजह से या उनके टाइम पे ये वाली पॉलिसी को अपनाया गया था। इट इज़ बिलीव्ड चाइना विल ओवरटेक अमेरिका बाय 2040। आफ्टर दिस चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्टेड रैपिडली ड्यू टू विच चाइना इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ऐसा माना भी जाता है कि जो चाइना है वो 2040 तक ऐसी पावरफुल कंट्री बनेगी इकोनॉमी वाइज कि वो अमेरिका को क्या किसी भी कंट्री को टक्कर दे सकती है, क्योंकि जो उसकी इकोनॉमी है वो रैपिडली बढ़ती ही जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इन 1978 डेंग स्वांगपिंग adopted a policy of open doors. Since then China started developing rapidly। और जब से ये वाली पॉलिसी अपना ली गई थी ओपन डोर पॉलिसी कि अपने आप को आइसोलेट नहीं रखना है, अपने आप को अदर कंट्री के साथ कनेक्ट रखना है, उनके साथ ट्रेड करना है, फॉरेन कंट्री को अपनी कंट्री में आने देना है, तब से ये पूरी तरीके से डेवलप होते और आज आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, जो चाइना की न्यू पॉलिसी थी उसमें हम देख सकते हैं 1970 में उसने कौन कौन सी पॉलिसी को अपनाया और 1980s में कौन कौन सी पॉलिसी अपनाया। ओके, तो 1970 टाइम न्यू रिफॉर्म पॉलिसी उनका एक तरीके से एक स्टेजेस था। लाइक 1972 में उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, फिर 1973 में, फिर 1978 में। सो सबसे पहले 1972 में ही एंडेड द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। सबसे पहले तो उसने आइसोलेशन को ही खत्म कर दिया कि नहीं, अब मैं अकेले नहीं रहूँगा, मैं अपने कंट्री के साथ ही सिर्फ व्यापार नहीं करूँगा, अदर कंट्री के साथ भी ट्रेड करूँगा। तो अपने आइसोलेशन, जो उसने एकांतवास बोल सकते हो आप कि अकेला रहना पसंद किया था, उसने वो चीज़ें खत्म करी और फिर उसने वर्ल्ड वाइड ट्रेड भी किया। दिस ओपन द वे ऑफ फॉरेन ट्रेड, और उसने अपने आप को फॉरेन ट्रेड के लिए ओपन कर दिया। सेकंड, उन्होंने एक और पॉलिसी अपनाई जो कि बनाई 1973 में। उसमें उन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर, मिलिट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी। राइट, इन 1973 इन द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, वेट अ सेकेंड, यस, सो सेकंड, जो इन एग्रीकल्चर, मिलिट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये साइड जो एरियाज हैं, इनमें 1973 इन द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे चाओ एन लाई। उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया मॉडर्नाइजेशन का, कि जैसे कि हम पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनल वाइज एग्रीकल्चर करते थे, अब वो इस तरीके से जो पुरानी चीज़ें थी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और हर चीज़ में उन्होंने कुछ ना कुछ मॉडर्नाइजेशन ले आए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को चेंज किया। थर्ड बात करूँ, वही चीज़ 1978 में उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपना ली। Yes, adopted the policy of open door in China in 1978 and opened the door of investment of foreign capital in China। जिस मैंने अभी आपको बताया था उसकी ओल्ड स्टोरी में कि एक टाइम ऐसा था कि उसके पास किसी भी कंट्री की फॉरेन करेंसी या बोल सकते हो विदेशी मुद्रा थी ही नहीं, क्योंकि उसने ट्रेड ही नहीं करा। बट 1978 के बाद जब उसने ओपन डोर पॉलिसी अपना ली तो उसने अपने आप को पूरी तरीके से ओपन कर दिया ट्रेड के लिए, और इसके बाद उसके पास फॉरेन करेंसी की भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से फॉरेन करेंसी भी बहुत ज़्यादा आ गई क्योंकि उसने ओपन ट्रेड के। यस, 1980s टाइम न्यू पॉलिसी, उसने कुछ पॉलिसी अपनाई, लाइक एग्रीकल्चर वॉज प्राइवेटाइज्ड इन 1982। उसने अब एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि का भी निजीकरण कर दिया और इसकी वजह से काफ़ी इंक्रीजमेंट भी हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। सेकंड, उसने इंडस्ट्री को भी प्राइवेटाइज में कर दिया लाइक 1998 में। और इस टाइम पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके ऊपर बच्चे 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि SEZ, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SEZ।
ठीक है, सेज, इसे आप सेज भी बोलते हो। तो ये भी चाइना ने अपनाया। देयर नंबर इज 6 अरेंजमेंट, ये वहाँ पे 6 ही देखने को मिलते हैं। ओके, इसमें जितने भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह थे सबको रिमूव कर दिया, इंडस्ट्री को इंगेज कर दिया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। सो ये सारी पॉलिसी अपनाई। थर्ड की बात करूँ, वही चीज़ है कि द इंडस्ट्री हर here were kept almost under the capitalist economy. The inspired foreigner to invest in money, and the industrialization of China was also rapid. Due to special economic zone and applicable law, China is the best place for foreign capital invest become a more attractive country. Nowadays, special economic zone are being set up in India as well. यस, जब स्टार्टिंग करा था चाइना ने सेज की, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रैपिडली इकोनॉमी वाइज काफ़ी उसकी ग्रोथ भी हुई। और अगर बात की जाए तो वो काफ़ी एक मेन पावर बन गया था या मेन सेंटर बन गया था इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन कंट्रीज जो है आपकी फॉरेन कंट्री, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती थी क्योंकि स्पेशल इकोनॉमी जोन की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहे थे। और अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे इंडिया में भी देखने को मिलते हैं सेज। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, हर चीज़ के कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो ये जो पॉलिसी है ये तो हमें बताएगी कि अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसके बाद हम नेगेटिव भी पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्टली विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना हैज़ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया जब उसने 1982 में जो पॉलिसी अपनाई थी, लाइक उसने जब एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, और जिसकी वजह से जो रूरल पीपल है, मतलब गाँव के लोग हैं जो ये काम करते हैं, उनकी भी इनकम बढ़ गई। सेकेंड है बच्चे, द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट एंड रूरल इनकम रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ रूरल इंडस्ट्री एंड एक्सलेटेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ चाइना। अभी मैंने बताया था आपको प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एग्रीकल्चर का ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री का भी किया था, और जिसकी वजह से भी रूरल पीपल की इनकम इंक्रीज होती है। सो ये दो बेनिफिट हुए थे, या बोल सकते हो एडवांटेज या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा चाइना पे इन पॉलिसी की वजह से। थर्ड की बात की जाए, प्रोविजन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज की वजह से द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लिबरल लॉ इन दैम कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड इन चाइना फॉरेन ट्रेड इंक्रीज। और एक टाइम था जब चाइना के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, और एक टाइम ऐसा है जब चाइना के पास बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा या फिर फॉरेन करेंसी हो गई, क्योंकि उस कंट्री को बहुत अच्छा माना जाने लगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, फोर्थ की बात की जाए तो चाइना इकोनॉमी वॉज लिंक टू द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द WTO, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब उसने अपने आप को उसका एक सदस्य बना लिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 2001 में, तो उसकी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से भी कनेक्ट हुई। द कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स इन इट एक्सीलेटेड द इंक्रीज इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और इसकी वजह से उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी और क्वालिटी भी बढ़ी प्रोडक्ट्स की। फिफ्थ की बात की जाए तो डिस्पाइट बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री चाइना एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यस, अगर मैं बात करूँ, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था चाइना की पॉलिसी कौन सी थी, कम्युनिज्म, बट वो कहीं ना कहीं कैपिटलाइजेशन की जितनी भी पॉलिसी थी, लाइक प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन सबको भी एक्सेप्ट करती जा रही थी, जिसकी वजह से वो क्या कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी। एंड दिस इकोनॉमी रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वर इंक्रीज्ड, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसे इंकरेजमेंट मिल रही थी, क्योंकि उसकी प्राइवेट पॉलिसी की वजह से आज इंडिया के साथ साथ चाइना भी एक पावरफुल कंट्री इकोनॉमी वाइज बन चुकी है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। अब जो नेगेटिव इम्पैक्ट हम पढ़ने वाले हैं इसकी वजह से पोस्ट, अब मैं आपको वो पॉइंट बताने जा रही हूँ जो आपको नहीं पता होंगे चाइना से रिलेटेड। सो देयर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव नॉट बीन रिसीव बाय ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब चाइना में जो सारे लोग हैं ना, सबको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं हो रहा। वही चीज़ है ना, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो ये भी बढ़ती जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है हमेशा से प्रॉफिट देखा जाता है, वेलफेयर नहीं देखा जाता है। राइट, वेलफेयर देखती कौन है, गवर्नमेंट, बट अगर प्राइवेट सेक्टर आ रही है तो वहाँ पे वेलफेयर की जगह क्या देखा जाएगा, प्रॉफिट, जिसकी वजह से जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाता है और जो अमीर है वो और अमीर होता चल जाता है। तो ये सेम सिचुएशन चाइना में भी देखने को मिलती है। देयर आर द बेनिफिट, वही है कि इसके जो बेनिफिट्स हुए या जो भी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए उसके सभी पे इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं हुए, सब पे इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं हुए, कुछ पे नेगेटिव भी हुए, जैसे कि आपके गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, देखो बेरोजगारी, राइट, हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ कैपिटलिज्म एलिमेंट्स एंड इट इज एस्टिमेटेड that even today more than 100 million people are victim of unemployment। तो आप देख सकते हो वहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब बेरोजगार हैं। तो इतनी अच्छी इकोनॉमी होने के बावजूद भी अगर आपकी कंट्री के अंदर ही पीपल को ही काम नहीं मिल रहा तो क्या फ़ायदा है इस इकोनॉमी का। तो वही चीज़ है, ये प्रॉब्लमेटिक है, और घर के अंदर ही प्रॉब्लम चलेगी तो बाहर आप कैसे बेटर दिखाओगे अपने आप को। देयर द वर्किंग कंडीशन ऑफ वुमेन एंड द सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर देम आर नॉट कंसाइडेड सेफ
सेटिस्फैक्ट्री। या अगर मैं बात करूँ वुमेन की जो कंडीशन है वहाँ पे बहुत ही बेकार है, क्योंकि वहाँ पे लाइक एम्प्लॉय के साथ अलग ही बिहेव किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दे आर द वर्किंग कंडीशन वुमेन्स की वहाँ पे अच्छी नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट के सेंस में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओके, अगर मैं बात करूँ और कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी इक्वालिटी ऑफ सिटीजन इज गिवन इम्पोर्टेंस इन द कम्युनिस्ट रिजिम। अगर मैं बात वही कर रही हूँ कि कम्युनिस्ट टाइम पे जो होती है पूरी पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो वो सबकी बेसिक्स नीड देखती है, सबको इक्वल बिहेव करवाती है। बट अगर वैसे आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर में, तो वो हमेशा प्रॉफिट चाहेगा, तो गरीब क्या कर रहा है, क्या उसे मिल रहा है नहीं मैटर करता उनके लिए, उन्हें अपना बस प्रॉफिट देखना है। तो वही चीज़ है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो इसकी रीजन से बढ़ती ही जा रही है, प्राइवेट सेक्टर की वजह से। राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी इक्वालिटी ऑफ सिटीजन इज गिवन इंपॉर्टेंस इन द कम्युनिस्टिज्म। कम्युनिस्ट में तो ये देखने को मिलता है, बट टुडे द गैप वॉज वाइंडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इन चाइना। चाइना के जो लोग हैं उनकी इनकम के बेसिस पे आप देख सकते हो, जो अमीर और गरीब, पुअर और रिच के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। Development activity have caused great damage to the environment. Corruption has increased in administration and social life. जो उनका ये डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से जो आपका इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है। सेकंड चीज़, वहाँ पे करप्शन का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जिसके ऊपर आप देख सकते हो चाइना भी कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के अंदर ही, जैसे आपको मैं बता दूँ, जो सोवियत संघ था या सोवियत यूनियन था, उसका ब्रेक डाउन होने का मेन रीज़न वहाँ की मेन पॉलिसी थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे, जनता थी, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी वजह से जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई, तो कहीं ना कहीं चाइना भी हो सकती है अगर वो अपनी इन प्रॉब्लम को नहीं देखेगी तो। राइट, तो वही चीज़ है कि पावरफुल होने के साथ साथ उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। वो तो है ही कि जिस चीज़ में पॉजिटिव होती है उस चीज़ में नेगेटिव तो होता ही होता है। ओके, अब देखते हैं इंडिया के साथ चाइना के कैसे रिलेशन है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, एक टाइम था 1949-50s का, जब चाइना और इंडिया लाइक हिंदी चीनी भाई भाई, राइट, तो भाईचारे वाला दोस्ताना, ये सारी चीज़ें होती थी। बट फिर जब चाइना ने हमें धोखा दे दिया एक तरीके से इंडिया को, और उसने अटैक भी कर दिया, जैसा हमने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया जस्ट कि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं सोचा था कि हमें चाइना से भी अटैक हो सकता है या चाइना से भी खतरा हो सकता है। बट या वही है कि बाद में चाइना ने अपना असली रूप दिखा दिया, और उसके बाद प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो हमारा और चाइना का, मतलब इंडिया और चाइना का एक वॉर भी हुआ था 1962 में, और उस टाइम पे इंडिया चाइना से हार भी गई थी। सो आगे चलते हैं। राइट, अब देखो, हिस्ट्री ऑफ रिलेशन की बात की जाए तो वही है कि बोथ इंडिया एंड चाइना हैव बीन फ्रेंड ऑफ ईच अदर सिंस अ वेरी एंशिएंट टाइम। बहुत ही पुराने टाइम पे हम फ्रेंड्स हुआ करते थे चाइना के। और आज की कंडीशन तो आपको भी पता है कि लाइक चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में बैन हो रहे हैं, ऐप बैन हो रही है, जैसे बहुत सारी ऐप्स हैं जो बैन कर दी गई हैं। तो वही है, आज की कंडीशन और पुराने टाइम की कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। बोथ वर एक्नॉलेज एज द टू मेजर सुपर पावर ऑफ एशिया। और हाँ, ये तो माना जाता है कि इंडिया एंड चाइना सुपर पावर है एशिया कॉन्टिनेंट में। राइट, सो व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, अब मैं आपको एक झलक दिखा रही हूँ कि कैसे इंडिया चाइना एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते थे। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट होती है 1947 में, तो इट गॉट सिंपैथी फ्रॉम चाइना, चाइना की तरफ से उसे सिंपैथी भी मिलती है। सिमिलरिटी इन इंडिया ऑल्सो वेलकम द माओ रेवोल्यूशन। जब मैंने बताया था ना भी आपको 1949 में चाइना रेवोल्यूशन जो माओ के सेंस में हुआ था, इट सीम दैट देयर वुड बी कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द कंट्री एंड अ न्यू फेजेस ऑफ डेवलपमेंट वुड बिगिन इन एशिया। और इस टाइम पे इंडिया ने भी उसे काफ़ी सपोर्ट किया था जब वो रेवोल्यूशन इन चाइना में चल रहा था। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब इंडिया है वही एक ऐसा पहला देश था जिसने चाइना को एक देश के रूप में माना था, वरना कोई तो उसे मतलब प्राथमिकता ही नहीं दे रहा था कि हाँ तुम एक देश भी बन सकते हो, ऐसे कभी नहीं। बट वही है कि चाइना को एक इंडिया ने ही सबसे पहले जो रिकमेंडेशन दी थी कि हाँ ये भी एज अ कंट्री हो सकता है पावरफुल, वो इंडिया ही था। ओके, तो ये तो स्टार्टिंग की बात है। बट दिस डिड नॉट हैपन एंड बोथ द कंट्रीज। बाद में क्या होता है, इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि चाइना लाइक तिब्बत पे कंट्रोल करना चाहता है, और तिब्बत की वजह से हमारा और उसका एक वॉर भी हो चुका होता है 1962 में। राइट, अब हम जान लेते हैं कि डिस्प्यूट की क्या क्या रीज़न है। तो China had invaded India in 1962, forcibly established its claim on Ladakh and अरुणाचल प्रदेश। चाइना ने 1962 के टाइम पे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का है उस पर बहुत ही फोर्सफुली उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करी, ड्यू टू विच द स्प्रिट ऑफ हिंदी चाइनीज ब्रदरहुड एंड
द सेंचुरी ओल्ड फ्रेंडशिप ऑफ द टू ग्रेट नेबरिंग कंट्री ऑफ एशिया द रिलेशन वर डीपली हर्ट। और इसी रीजन से जो चाइना का जो रिलेशन था इंडिया के साथ, या बोल सकते हो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने हमारे जो कुछ स्टेट है लाइक लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करी। ओके, बट सेकेंड टाइम हमें ये भी पता चलता है कि जब 1965 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा होता है, तब इंडिया का सपोर्ट ना करके वो सपोर्ट किसको कर रहा होता है, चाइना किसे सपोर्ट कर रहा होता है, पाकिस्तान को। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे और उसके रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए इंडिया चाइना के। थर्ड रीज़न है चाइना हैज़ एनेक्स सम पार्ट ऑफ कश्मीर बाय मेकिंग अ ट्रीटी एंड विद पाकिस्तान। और वो कहीं ना कहीं कश्मीर पे भी कंट्रोल करना चाहता था, विद ट्रीटी करी थी उसने पाकिस्तान के साथ इस चीज़ को लिए, ठीक है, विच कंसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय ऑल सो कॉल्ड पाकिस्तान। चाइना क्लेम अरुणाचल प्रदेश आर पार्ट ऑफ इंडिया। तो देख सकते हो इंडिया के कितने सारे पार्ट पे चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हमारे रिलेशन चाइना के साथ खराब होते चले गए। फोर्थ है कि चाइना अपोज इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था चाइना ने, तब इंडिया ने उसे सपोर्ट किया, बट जब इंडिया ने न्यूक्लियर स्टेट टेस्ट किया था 1978 में पोखरण में, तब चाइना ने उसे क्या करा, अपोज करा कि मत करो। वाइल इट सेल्फ हैज़ न्यूक्लियर वेपन एंड पाकिस्तान हैज़ बीन क्रिएटेड बाय न्यूक्लियर आर्म्ड चाइना। और बात की जाए तो इंडिया को तो टेस्ट करने से मना किया, और साथ ही साथ पाकिस्तान को वो आर्म्ड वो भी कर रहा था, सेंड भी कर रहा था, उन्हें दे भी रहा था, न्यूक्लियर वेपन दे रहा था, राइट। तो ये सारी रीज़न थे जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत ही ख़राब चलते हैं। और अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ तो चाइना मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार और आर ऑल्सो कंसाइडेड अगेंस्ट इंडिया इंटरेस्ट। यस, और इंडिया के अगेंस्ट जाकर या इंडिया को हराने के लिए वो बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब के साथ रिलेशन बना रहा था, कहीं ना कहीं इंडिया को हराने के लिए, उसे डराने के लिए, थ्रेट देने के लिए कि हाँ मेरे पास बहुत ही अच्छी मिलिट्री पावर है, इस तरीके से। तो देख सकते हो एरिया और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन खराब हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है सिर्फ खराब हो रहे हैं, उनके बीच में बाद में जैसे होता है ना, एक प्रॉब्लम होती है, एक युद्ध होता है, उसके बाद एक ट्रीटी हो जाती है। तो 1954 में एक पंचशील का समझौता इंडिया और चाइना के बीच में होता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते रहते हैं, ट्रीटी वगैरह हो सकते हैं रिलेशन को अच्छे बनाने के लिए। कभी कभी चाइना के लीडर्स यहाँ पे आके यहाँ के टूरिस्ट टूर करते हैं, विजिट करते हैं इंडिया को। सेम इंडिया के कुछ लीडर्स होते हैं वो चाइना में जाके विजिट करते हैं। तो इस तरीके से रिलेशन अच्छे भी बनाए जा रहे हैं। बट आज की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इंडिया चाइना हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था, बट वो भी नहीं हुआ। अच्छी बात है कि नहीं हुआ। और वर्ल्ड वॉर आपको पता ही है कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें पूरी वर्ल्ड इंक्लूड हो जाती है, और सिर्फ एक ही कंट्री पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। तो वही चीज़ें इंडिया चाइना के बीच में हो सकता है वॉर, बट दोनों को ही पता है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वॉर है। वही सेम कंडीशन है जब कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएस और यूएसएसआर के पास भी सेम न्यूक्लियर वॉर वेपन थे, तो उन्होंने भी कभी वॉर नहीं किया। सेम इंडिया और चाइना के साथ भी यही रिलेशन है। तो जहाँ तक कि वॉर नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब का जो अटैक का जो इम्पैक्ट है वो जापान का देखकर बहुत ही कम चांसेस है कि वो कभी ऐसा अटैक करे। बट हाँ, चाइना का अगर दिमाग फिरा तो वो कर भी सकता है। सो यहाँ पे हम ये चाइना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपको जो भी इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो आपको आराम से आप अब कर पाओगे। हो सकता है आपसे कोई पॉलिसी पूछ ली जाए 1 मार्क्स की, तो आप वो बता सकते हो लाइक 1982 में क्या हुआ, या फिर डीपली पूछ सकते हैं अगर 6 मार्क्स में इंडिया चाइना रिलेशन, तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इंडिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके।